हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सेकंड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस की सीरीज को, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे और आपके जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो है आपके सामने डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का सीधा आंसर देने से मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब निकलेगा, क्योंकि आप लोग वो आंसर कीज में पहले से ही देख चुके होंगे। तो जरूरी ये है कि सिर्फ इसी के बारे में ना जाना जाए, जरूरी ये है कि इसके आगे पीछे की चीज़ों को भी थोड़ा सा जान लिया जाए, क्योंकि इसके बाद अगर आप, क्योंकि अभी आप मेरिट जो है आप लोग को कई सारे चैनल्स पे कई जगहों पे देखने को मिल गई होगी कि जो मेरिट जाने वाली है वो सबका लगभग जो है 70 के अंदर जो भी है वो सबका हो जाएगा। ठीक है, 70 के आसपास या 60 के आसपास जिनका भी है उनका सबका हो जाना तय है। तो आप जो है आप लेखपाल, लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन शायद रिपीट ना हो, लेकिन शायद इनसे रिलेटेड चीज़ें कहीं ना कहीं पर रिपीट हो जाएं। तो मैं इस वजह से इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के साथ में, क्योंकि जीएस का पोर्शन जो है वो काफ़ी लंबा पोर्शन आपका था। इसमें आप लोगों ने एग्जाम में देखा, जीएस का एक काफ़ी लंबा पोर्शन था इस एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पर, अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा अगर चीज़ों को समझना है, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो चीज़ें आपकी जो है बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो अच्छा यही होगा कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ लें और अच्छे से ही सारी चीज़ों को एनालाइज कर लें, क्योंकि जब तभी आपकी जो है पढ़ाई में और बेहतरी आ पाएगी। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रेम। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। देखिए यहाँ पर तीनों को अब हम तभी बता पाएंगे कि ये किस क्रम में भारत आए थे जब हम इनको आने का कालक्रम पता हो। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो टॉमस रो है वो 1616 में भारत आया था। कौन? टॉमस रो जो है ये कब आया था भारत? 1616 में। ठीक है, फायान की बात करें तो फायान हमारा कब आया था? 399 ईस्वी में। कब? 399 ईस्वी में। ह्वेन सांग की अगर हम लोग बात करें तो ये कब आया था? 629 ईस्वी में। ठीक है, अब टॉमस रो आपको पता है कि इसने जो है इंडिया आकर किसके, जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आया था, और जहांगीर के शासनकाल में आकर इसने क्या किया था, एक जो है प्रपत्र के सहारे क्या किया, जहांगीर से एक जो है आवेदन किया कि मैं भारत में जो है एक अपनी कंपनी लगाना चाहता हूं, और इसी ने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी। जब हम बात करते हैं फाहियान की तो ये 412 ईस्वी के करीब में जो है आपका आया था इंडिया में। ठीक है, 399 में आया, 412 ईस्वी तक ये भारत में रहा। और इस ये किसके, श्रीलंका, नेपाल और जो बौद्ध की भूमि कपिलवस्तु जिसे कहा जाता है, वहां के लिए धार्मिक यात्रा के लिए ये आया था। जब बात करते हैं ह्वेन सांग की, तो ये ह्वेन सांग जो है क्या था, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। कब आया था? चीनी बौद्ध भिक्षु था, जो हर्षवर्धन के काल में आया था। ये किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया। ये हर्ष के काल में आया था। ये किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में आया था। ये किसके? जहांगीर के काल में आया था। ठीक है, तो ये पूछा, क्रम पूछा है, तो अब आप लोग बहुत अच्छे से क्रम बता पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से क्रम बता पाएंगे। तो सबसे पहले कौन आया? ये फाहियान। ठीक, उसके बाद कौन आया? हर्ष। और उसके बाद कौन आया? टॉमस रो। तो इसका जो सही ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन ये भी नहीं, गलत है, तीसरा ऑप्शन ये भी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन जो है ये आपका सही ऑप्शन है, राइट आंसर जो है यही है। क्योंकि आप देखिए पहले नंबर पे 2 आया, दूसरे नंबर पे 3 आया, फिर तीसरे नंबर पे पहला आया। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, आप सभी को पता होगा कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? बंगाल का। अगर शुजाउद्दौला की बात करें तो वो कहाँ का नवाब था? वो था लखनऊ के नवाब। ठीक है, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में कंफ्यूजन नहीं पालनी है, क्योंकि हेक्टर मुर्रो के साथ में एक बार सिराजुद्दौला का भी सामना हुआ है और शुजाउद्दौला का भी सामना। ठीक है, लेकिन लड़ाइयाँ चेंज हो गई, एक बक्सर का युद्ध था, एक प्लासी का युद्ध था। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो इसमें पूछा है कौन सा है। चलिए 5 सेकंड का टाइमर भी आपको दे दिया, आप बता दीजिए कौन सा है सही, इसमें से किस युद्ध में पराजित हुआ था। तो देखिए जो सिराजुद्दौला है, पहली बात तो हम लोग देखिए सिराजुद्दौला है, इसने जो है किसके साथ में, रॉबर्ट क्लाइव और वर्सेस सिराजुद्दौला के मध्य में एक युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक, प्लासी के युद्ध में ही
ठीक है, पराजित हुआ था कौन, सिराजुद्दौला, किसके सामने, रॉबर्ट क्लाइव के सामने। तो ये प्लासी के युद्ध की बात की जा रही, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, ठीक है। और ये प्लासी कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है आपका, मुर्शिदाबाद में। किसके किसके मध्य ये लड़ाई हुई थी, तो ये हुई थी क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस, ये था आपका सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के मध्य में, ठीक है। अब इसी के बाद क्या हुआ था कि इसी युद्ध के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल पर कब्जा कर लिया था। तो ये इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन प्लासी सही होगा, ठीक है। सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में ही हारा था। किससे हारा था, ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि किससे हारा था, तो आपका आंसर होना चाहिए था रॉबर्ट क्लाइव। या फिर ये भी सवाल पूछ सकता है कि जो है ये कब हुआ था युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध। तो ये बात भी हम लोगों को पता चल गई। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। देखिए, हड़प नीति से समझिए कि जमीन के क्षेत्रों को अपने सियासत में मिला लेना या किसी राज्य को अपने सियासत में मिला लेना, हड़प कर, ठीक है, हड़प लिया। जैसे उन्होंने मेरे हिस्से का जो है अंडा था, उन्होंने हड़प लिया, हड़प लिया मतलब छीन कर मिलाना, ठीक है। तो इनमें से जो है एक जो जनरल था, गवर्नर जनरल, उस वो जो है हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। और इसका कार्यकाल और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो आप लोग बता दीजिए मुझे। 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड के टाइम में आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि, ठीक है, उतना ही जज करना है जितना आपको ये अच्छा हो, ठीक है। तो हम लोग देखिए बात करते हैं इसका जो कट्टर समर्थक कौन था। तो इसका कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी, ठीक। इसका कट्टर समर्थक कौन था, लॉर्ड डलहौजी, इसका सही आंसर है। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भारत में कब से कब तक था, 1848 से 1856 का 1856 के बीच में, ठीक। ये ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था भारत में, ठीक है। इसके प्रमुख कार्य क्या थे, ये भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। लॉर्ड डलहौजी की जब बात कर रहे हैं, तो इसने किसका किसका पंजाब राज्य का विलय कर लिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। कब, 1849 में पंजाब राज्य का विलय किया, ठीक, पंजाब का विलय किया 1849 में, ठीक है। उसके बाद किया महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन पे इसने इंग्लैंड भेज दिया, ठीक। तीसरी चीज क्या करें, इसने अवध का विलय 1856 में कर दिया। जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी, उसका जो बहुत मेन मुद्दा बना कि अवध प्रांत को भी इसने क्या है, हड़प नीति के तहत अपनी सियासत में मिला लिया था। और ये जो हड़प नीति थी, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती थी, ये किसके सिद्धांत पर काम करती थी। यहाँ पर सवाल ये भी हो सकता था कि कौन से सिद्धांत का प्रयोग करके लॉर्ड डलहौजी आपका था, वो राज्य हड़प नीति करता था। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, लेप्स का सिद्धांत। उसको क्या बोलते थे, लेप्स का सिद्धांत, लेप्स का सिद्धांत, ठीक। अब इस सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में कहीं पे कोई चर्चा नहीं होगी। लेप्स के सिद्धांत पर ही ये क्या करता था, राज्यों का हड़प करता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 3 यानी, ठीक है। और हाँ, पीपीटी देखिए तो इतना जबरदस्त है, पीपीटी को भी थोड़ा अपना रेट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं। तो पूछा है भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक, 9 जेम्स, ठीक है। तो उनमें से पूछा है कि धनवंतरी कौन थे। धनवंतरी भी देखिए इन्हीं के 9 रत्नों में से एक थे। और धनवंतरी क्या थे, चिकित्सक थे, ठीक है, चिकित्सक थे। तो ये बात आप लोग को सही समझ में आ गई होगी कि इसमें ये 5 सेकंड का टाइमर अपना खत्म करते हैं, सीधे आंसर की बात करते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। 9 रत्नों में से एक था, ये बात कंफर्म हो गई। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। देखिए, आपको पता होगा कि यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये आपके लिए हिंट है। आप इसमें जो है 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड के टाइम में आप इसको आंसर कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जो मौर्यकालीन जो एक ये जो राजदूत आया था यूनान का, इसका नाम था मेगस्थनीज, ठीक है। इसका नाम क्या था, मेगस्थनीज, इसका नाम था मेगस्थनीज।
ठीक है, इसी ने जो है क्या किया था, इंडिया के बारे में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ये एंशियंट हिस्ट्री है इंडिया की, आप लोग समझ लीजिए। इसने एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात की है इस पुस्तक में। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये बुक में। ठीक है, भारत का प्राचीन काल का इतिहास है। और इसने क्या कहा है कि सोन और गंगा नदी के किनारे एक जो छोटा सा राज्य बसा था, पाटलिपुत्र। क्या, कौन सा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, कहा कि ये जो है यहाँ का सबसे बड़ा प्रांत है या नगर है। ठीक है, इसने ये बात अपनी जो है पुस्तक में कही थी। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसका सही आंसर जो है आपका मेगस्थनीज है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनी ने। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? देखिए, जब साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो ये 1927 में गठित हुआ था, 1927 में। ठीक है, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन की अगर हम लोग बात करें, साइमन कमीशन की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, इसका जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था। ठीक, और ये भारत कब आया? 1928 में। ठीक, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, साइमन जो है इस कमीशन के अध्यक्ष थे। ये जो है भारत में संवैधानिक सुधारों की जो है क्या करना आया था, तो संवैधानिक सुधारों के बारे में जो है चीज़ों को पता करने आया था, या उस पर रिपोर्ट देने के लिए आया था कि क्या संवैधानिक सुधार हो रहे हैं। तो इसने अपनी रिपोर्ट में कई सारे बातें लिखी, कहा कि जो है देश में जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दूसरी बात ये कही कि एक जो है भारत का एक संविधान होना चाहिए। ठीक, ये भी हो गए। इसका जो मुख्य कार्य था, आपने एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ा होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना ही इसका मुख्य कारण था, लेकिन इसका जो है इंडिया में भारी विरोध हुआ। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगे। ठीक है, और इसी में जो है लाला लाजपत राय की जो है जब लाठीचार्ज हुआ, जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और उसी के चलते जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें जो है आपके चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, ये सारे लोग थे। इन्होंने क्या किया कि जो है नेशनल असेंबली में बम भी फोड़ा, और भी कई सारे इसमें घटनाक्रम हुए थे। इनको मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा जब मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गई। इसने भारत के लिए कई सारे सुझाव दिए थे। ये जो कमीशन आया था, पहला सुझाव था भारत में संघ की स्थापना हो, जिसमें क्या क्या शामिल हो? ब्रिटिश प्रांत भी शामिल हो और देसी रियासतें भी शामिल हो। ये बात इसने कही थी। ठीक, दूसरी क्या कहा था कि एक लचीले संविधान का गठन करे भारत, या एक लचीला संविधान बनाकर दिखाए। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर, भारत कब आया था ये पूछा है सवाल में। तो भारत कब आया था? तो 1928 में ये भारत आया था, मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए, बंबई में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कराची में भी हुआ, लखनऊ में हुआ, जिसको जो है लखनऊ में एक समझौता हुआ। ठीक है, इसी में। ठीक है, और इसी के जो लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे शायद मजूमदार। मुझे नाम नहीं सही से याद आ रहा है, बट हम लोग बात करते हैं इसमें लाहौर अधिवेशन की, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है लाहौर अधिवेशन। ठीक, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 19 दिसंबर 1929 को। कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? कब हुआ था? 19 दिसंबर 1929 को। दिसंबर 29, 19 दिसंबर 1929 को। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत हो गई, प्रधानमंत्री वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना ये। तो चलो मैं मिटा देता हूँ, वरना आप लोग को दिक्कत होगा फिर। ठीक है, हाँ, तो अब ये हो गया। हाँ, ठीक है, तो ये जो लाहौर अधिवेशन था, इसी लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत ही क्या किया गया
कि जो आपके जो 1930-31 में जो और 32 में जो आपके गोलमेज सम्मेलन हुए उनका भी बहिष्कार हुआ, ठीक है, कि हम ये सम्मेलन नहीं करना चाहते हैं। 26 जनवरी 1930 को इसी जो है कांग्रेस अधिवेशन में ये घोषणा की गई कि पूरे भारत में क्या किया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया, इसी जो है लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न का मिलान करें। ठीक, पहला क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, ठीक, किसने बनाई थी, आप सभी को ये आंसर पता है। आजाद हिंद फौज की रचना जो है किससे संबंधित था, सुभाष चंद्र बोस से। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की सोहन लाल ने, ठीक है। अगर गदर पार्टी की हम लोग बात करें तो गदर पार्टी किससे संबंधित है, लाला लाजपत राय से। गदर पार्टी के महामंत्री थे लाला लाजपत राय, ठीक है। और मित्र मेला की बात करें तो मित्र मेला की जो है वो शुरुआत की थी किसने, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर ने। और होम रूल लीग की स्थापना की थी आपकी किसने, एनी बेसेंट ने। 2 होम रूल लीग बने थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो इसकी यूपी पेट फर्स्ट के था। क्वेश्चन रिलेटेबल आए थे, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन रिलेटेबल रहेंगे थोड़ा बहुत। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने। 2 होम रूल लीग बने थे, एक पुणे और एक मद्रास होम रूल लीग, ठीक है। 1915 और 16 के बीच में 2 होम रूल लीग बने, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी ए का 2 से किस में मिला हुआ है, ए का 2 से यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2 में। देखिए मिनिमाइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं, एक ऑप्शन अगर आपको पता है तो कैसे करते हैं। जैसे इंडियन नेशनल आर्मी, 2 ऑप्शन पता होते अगर आपको तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। पहला था इंडियन नेशनल आर्मी, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित थी। दूसरा चीज क्या है कि जो गदर पार्टी है आपकी वो लाला हरदयाल। अब देखना है कि B1 में किस में है, P1 में, ठीक है। P1 में सिर्फ जो है पी जाना गदर पार्टी, मित्र मेला की, हाँ ठीक तो है, गदर पार्टी में जो है आपका ए हो जाएगा 2 से 8। हाँ, इसमें ये देखना है कि आपका ए जो है वो 2 नंबर पे कहाँ पर है, इसको हटाते हैं। मिनिमाइजेशन मेथड क्या है कि आपको देखना है कि एक ऑप्शन जो है हमारा 2 से कंफर्म है कि ए जो है हमारा वो 2 से ही मिलेगा। तो इसमें एक ऑप्शन कौन सा था सही, सिर्फ बी वाला ऑप्शन ऐसा था जो आपका क्या कर रहा था कि ए वाला 2 से मिल रहा था, ठीक है। अब देख लेते हैं बी वाला 1 से, बी वाला लाला हरदयाल 1 से, सी वाला 3 से, सी वाला 3 से, सी मित्र मेला यानी बीडी सावरकर से, और होम रूल लीग डी यानी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो की थी किसने, सरदार सोहन सिंह ने। किसने, सरदार सोहन सिंह ने, सोहन सिंह ने, सरदार सोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। लाला हरदयाल जो क्या थे, इस पार्टी के महामंत्री थे। और ये जो गदर पार्टी थी 1913 में हुई थी, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इंडियन नेशनल आर्मी की, इसको आजाद हिंद फौज कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1915 को। कब हुई थी, 29 अक्टूबर 1915 को, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, अफगानिस्तान में हुई थी। कहाँ पे, अफगानिस्तान में हुई थी, क्योंकि ये दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात है, ठीक है। तब जो है काफ़ी सहयोग देने के लिए सुभाष चंद्र बोस अपने 40,000 सैनिकों के साथ जाते हैं वहाँ, ये उस टाइम की बात है। और इसकी स्थापना किसने की थी, सोहन सिंह ने की, ठीक है। इसकी भी स्थापना किसने की थी, सोहन सिंह। तो ये चीज़ हो गई। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी वाला सही है, ये बात हो गई। नंबर 8 हो गया हमारा। पीपीटी रेट कर दीजिएगा भाई, देखिए ये बात गलत है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आगे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है चैनल पर, आप लोग जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतना अच्छे से अच्छा मैं आपको दे पाऊंगा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, ठीक है। इसका देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है, खिलाफत आंदोलन आपका मार्च 1919 से चला था जनवरी 2021 तक।
कब से कब तक चला था? मार्च 1919 से 1921 तक, ठीक है, जनवरी 1921 तक। और ये जो खिलाफत आंदोलन था, ये शुरुआत किसकी थी? अली बंधुओं की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली की, ठीक है। तो ये जो खिलाफत आंदोलन था, इसका खाली एक ही व्यक्ति था भारत में जो समर्थन नहीं कर रहा था। वो आप सभी लोग जान जाए होंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जिनको पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का जो है विरोध किया था। कहा था कि मैं इस आंदोलन से नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि ये मुस्लिम लीग के नेता थे और महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने कहा कि मैं जो है आंदोलन का समर्थन नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में अभी मैंने बताया था आपको कौन कौन से लोग शामिल थे, ठीक है। तो आपका जो इसका सही ऑप्शन है, अभी मैंने बताया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसी के साथ में आया था। और इसका जो सही आंसर है गदर पार्टी, देखिए उस टाइम थी, उस टाइम की तो बात ही नहीं है। ये अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, ये सब कोई चीज़ें जो है काकोरी षड्यंत्र से संबंधित नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी में चंद्रशेखर आज़ाद आपके, ठीक है, और बिस्मिल राजगुरु, ये सब लोग थे और यही रिवोल्यूशनरी लोग थे जिन्होंने जो है क्या किया था, काकोरी में ट्रेंड, काकोरी षड्यंत्र में जो शामिल थे, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही था जो काकोरी षड्यंत्र में शामिल था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए, ये जो बांध है वो तेलंगाना में है। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। और ये बना किस पर हुआ है? ये बना हुआ है आपकी कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी पर। और इसकी आधारशिला जो रखी गई थी, की आधारशिला जो रखी गई थी, मैं इधर लिख देता हूँ, शायद उधर दिख ना रहा है, और 1955 में, ठीक, 1955 में। और किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित JL नेहरू ने ही इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है। ये तब उस टाइम ये प्रधानमंत्री, ठीक है, उस टाइम ये प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, ठीक है, तेलंगाना में। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दो व्यक्ति कौन से? तेन सिंह, तेन सिंह शेरपा, शेरपा, ठीक है। और आपके ये थे कहाँ से? नेपाल से, नेपाल से थे। और दूसरे आपके थे कहाँ से? दूसरे थे एडमंड हिलेरी। कौन? एडमंड, एडमंड हिलेरी, हिलेरी, एडमंड हिलेरी, ठीक है। ये कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से। ये कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से, ठीक है। ये दोनों मिलकर पहली बार जो है एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। कब? कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। कब चढ़े? 29 मई, 29 मई 1953 को ये जो है पहली बार एवरेस्ट फतेह किए। और अभी तक रिकॉर्ड किसका है सबसे ज्यादा बार चढ़ने का? तो ये 21 बार चढ़ने का रिकॉर्ड है, 21 बार चढ़ने का रिकॉर्ड है। किसका? अप्पा शेरपे का, अप्पा शेरपा का। 21 बार अभी तक ये बंदा जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुका है। आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ सीखिए इससे। और ये भी कहाँ का है? नेपाल का है, जिसका मोमोज चाउमीन खाकर आप बड़े हुए हैं, ठीक है। ये वही बंदे हैं जो 21 बार एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं, ठीक है। होमवर्क आपके लिए है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है बी, 1953 में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? देखिए, पहली बात तो भरतपुर आपका कहाँ पड़ता है यही पता होना चाहिए। तो भरतपुर आपका पड़ता है कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। और राजस्थान से आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान का आपका है, आपका यहीं पर है। और अब इसको 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? यूनेस्को में कब शामिल किया गया था?
1984 में, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसको 1971 में क्या संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका, बता दीजिए जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम मैंने आपको पूरा दे बता ही दिया। तो इसका केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा सा वीडियो चेक कर लूँ। अल्लाह मस्त। तो ये बात तो क्लियर हो गई आप लोग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। देखिए जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, जो आपका पहला इस्पात संयंत्र है, 1955 में लगा था ये। और पहली आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से है, ठीक है। तो ये पहला इस्पात है जो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगा था, ठीक है। और इसका जो अयस्क है वो दल्ली राजहरा से आता है, ठीक है। कहाँ से आता है, दल्ली राजहरा से, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, भिलाई की, भिलाई ये इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी ये बताओ। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, पहली पंचवर्षीय की। इसका जो हेडक्वार्टर है क्यों है, वो कहाँ है, वो है भिलाई छत्तीसगढ़ में। अब ये भी नहीं पता क्या, भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। और ये क्या करता है कि रेल के डब्बों का जो है सबसे ज्यादा निर्माण करता है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। और इसकी जो मदर कंपनी कौन सी है, मदर कंपनी है आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी है मदर कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बात हो गई। तो इसका आंसर क्या, दल्ली राजहरा, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का जो स्रोत है, जहां से इसका अयस्क आता है, और जिसको बोलते हैं, और समझते हैं, रॉ मटेरियल, इसको शुद्ध करके क्या करते हैं, लोहा बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो उस ये जो पूछा है कि ये अयस्क आता कहाँ से, क्योंकि ये सारी चीजें ना भिलाई इस्पात संयंत्र के 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के इर्द गिर्द में है, इसलिए उस सेंटर को बनाकर जो है वहां पर भिलाई इस्पात संयंत्र बनाया गया, ठीक है। इसीलिए अब क्या होता है कि यहीं से जो जितना भी अयस्क आता है दल्ली राजहरा से ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा, कहाँ गया 15, 15 क्वेश्चन नंबर लग रहा सर डालना ही भूल गए। 1 मिनट देख लेता हूँ। तो 15 कहाँ गया, लग रहा था डालना भूल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। बताओ भाई, क्या चीज बढ़ जाए इनमें से कि जो है निजी निवेश में वृद्धि अधिकतम हो जाए। भाई मान लो किसी चीज पे ब्याज बढ़ जाए, ठीक है, ब्याज बढ़ जाए, तो क्या करोगे, निजी भाई अपना निवेश करोगे। निजी निवेश का मतलब होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब आप खुद का पैसा लगाओगे। अगर ब्याज दर बढ़ जाए, ठीक, तो क्या करोगे, भाई नहीं लगाएंगे हम तो। अगर शेयर की कीमतें बढ़ जाएं, भाई शेयर कब खरीदे जाते हैं, अगर आपको शेयर मार्केट का जरा भी अंदाजा है तो शेयर तब खरीदे जाते हैं जब उनकी मार्केट वैल्यू कम होती है, और उनको बेचा तब जाता है जब खरीदे हुए शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो शेयर की कीमतें जब भी जो है बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, तो क्या होगा, तब भी निवेश बहुत ज़्यादा कम हो जाए तब भी नहीं करना चाहिए। क्या पता और भी कम हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तब नहीं कम करना, बेचना या खरीदना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत कर का कोई मतलब है नहीं कि आदमी पे कितना कर लग रहा है, वो सरकार डिसाइड करती है। तो इसमें यही है कि जब भी नई पूंजी होती है तभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग के सामने, आप लोग समझ गए कि इसका आंसर नंबर जो है सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। जब नई पूंजी पर अनुमानित जो है प्राप्त एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन कैपिटल, न्यू कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। पूछा है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो आरबीआई तो नहीं करती है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी 1 अप्रैल
अमेंडमेंट 1935 का जो आरबीआई एक्ट आया था उसी के तहत हुई थी। ठीक है। अब नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग भाई ये इसका भी जो है, ये तो राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं करती है, क्योंकि ये जो मुद्दा फाइनेंस का है, तो फाइनेंस क्या है, तो क्या वित्त मंत्रालय करता है? नहीं भाई, वित्त मंत्रालय ये सब नहीं देखता है। वित्त मंत्रालय इससे मतलब नहीं है। वित्त मंत्रालय का मतलब है कि बजट कितना तैयार हो, साल का, हर साल का देश पे खर्चा होने वाला बजट कितना है, कहाँ कितना व्यय हुआ, कहाँ से कितना आया, ये सारा काम जो है वो वित्त मंत्रालय का है। लेकिन जो राष्ट्रीय आय है वो उसका जो आकलन करता है वो आपका करता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग सीएसओ, यानी केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है आपका, वही आपकी राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र यानी बोला है सर्विस सेक्टर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन है कहाँ का आपका? क्वेश्चन है या आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। क्या हो गया पेन को? क्वेश्चन कहाँ का है? इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स कभी थोड़ी दिक्कत होती है। इकोनॉमिक्स का देखिए, इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्राइमरी, ठीक। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी, ठीक। तीसरा होता है आपका टर्सरी। तीसरा कौन सा होता है? नर्सरी। तो इनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। पहला कौन सा क्षेत्र होता है? जो प्राथमिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है आपका, जैसे आपका प्राइमरी प्रोडक्शन यानी रिट्राइवल, या फिर इसको हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, जैसे कोयला हो गया आपका, ठीक है, कॉर्न हो गया, आयरन हो गया, आपके जो फायर, तो आपके फिशरमैन है, ये भी सब किस में आएंगे? फिशरमैन और फार्मर्स, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो रॉ मटेरियल से चीज़ों को बनाते हैं, प्रोडक्शन वाले। और टर्सरी सेक्टर में वो लोग आते हैं जो ये इन चीज़ों को लेकर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जैसे टेक्सटाइल से क्लॉथिंग के लिए। ठीक है, और जैसे आपका जो है क्या कहते हैं कि जब जो रॉ मटेरियल को जो क्या करे कि जो है गुड्स में बना दे, ठीक है, वस्तुएं बना दे उनकी, तो ये किस में आता है? आपका तीसरे तृतीय क्षेत्र में आता है। तो सेवा क्षेत्र का यहाँ पर जो है नाम क्या हो जाएगा? बता दो भाई जल्दी से, कौन सा क्षेत्र होगा? भाई कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत? कृषि जो है वो प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका टर्सरी। कहाँ गया? पहला ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, है जो वो टर्सरी के अंतर्गत आता है, इसको तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? बताइए भाई, भारत में श्वेत क्रांति के रूप जनक के रूप में किसको जाना जाता है? अभी जो है, अभी एक रिपोर्ट आई थी बहुत जल्दी में ही, आप लोग को उसको पढ़ना चाहिए था। ठीक, भारत में जो श्वेत क्रांति मतलब क्या है? दुग्ध उत्पादन के संबंध में है। पहली बात तो ये मिल्क प्रोडक्शन के संबंध में है ये श्वेत क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन के संबंध में है। ठीक, टाइमर ये आपके सामने 5 सेकंड का टाइमर, 5 सेकंड में आप लोग बता दीजिए कि किससे संबंधित है। ठीक है, ठीक, तो ये किससे संबंधित है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन से। डॉक्टर वर्गीज कुरियन से। ठीक है, 19 का ऑप्शन डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। ठीक है, इन्होंने कब? 1946 में एक संस्था भी बनाई थी जिसको कहते थे कैरा जिला सरकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड। ठीक है, उसको बोलते थे। ठीक है, कैरा जिला समिति। तो ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई देखो, अटल बिहारी वाजपेयी तो थे नहीं, मनमोहन सिंह भी थे नहीं। ठीक है, इनमें से भी कोई नहीं है क्या? इनमें से कोई नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1991 का जब भारत में आर्थिक सुधार हुआ, समय 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसी दौरान आपके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो आपका जो राइट आंसर है वही कौन सा है? पीवी नरसिम्हा राव ही जो है आपके आर्थिक सुधार 1991 के अंतर्गत क्या थे? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित है? देखिए, पहली बात तो ये
कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए गए हैं। कौन कौन से? 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए गए हैं। पहला कौन सा? संघ सूची। ठीक है, पहला दिया गया आपका संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये इस क्वेश्चन को मैं एक बार और डिस्कस कर चुका हूँ, जब अभी लास्ट वाला पेपर जब शिफ्ट 1 का कराया था। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं 246 और 248 हैं। ठीक है, 248 हैं। 246 के अंतर्गत आती है आपकी अंग सूची। ठीक है, तो पूछा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? देखिए, पुलिस प्रशासन ये भी राज्य का होता है। कानून व्यवस्था डीपीएसपी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, कानून व्यवस्था राज्य का काम है। ठीक है, जेल का निर्माण, ये सारी चीजें, जेल से भी जो भी संबंधित चीजें हैं वो भी राज्य सूची का ही विषय है। दंड प्रक्रिया संहिता, ये जो है सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत लागू हुई थी। ठीक है, ठीक, इसको सीआरपीसी की धारा कहते हैं। इसको 1 अप्रैल 1974 से लागू कर दिया गया था। ठीक, कब से? 1 अप्रैल 1974 से इसको लागू किया गया था। ठीक, तो ये जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कहता है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है थोड़ी सी। पहला क्या कहता है? अर्धसंघीय संरचना। ठीक, क्या भारतीय संविधान की ये विशेषता है अर्धसंघीय संरचना की? यहीं पर आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। दूसरी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। ये तो देखिए भारत के संविधान की सबसे अच्छी विशेषता है कि सबको न्याय, समान न्याय की बात की गई है। ठीक है, ठीक है, और शक्तियों का वितरण राज्यों में। ठीक है, राज्य को और केंद्र, संघ को जो है क्या है, केंद्र को और राज्यों को शक्तियों का बंटवारा, ये भी है। लिखित और संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सबसे सर्वोच्च है। ठीक, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो सर्वोच्चता भी है, लिखित संविधान भी है। ठीक है, इसमें एक ही चीज बस नहीं है, वो क्या? अर्धसंघीय संरचना नहीं है। ठीक है, इसकी संघीय संरचना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो है अर्धसंघीय संरचना। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है आपका सही, वो कौन सा है? आपका अर्धसंघीय संरचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमारा? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? देखिए, ये रिपीट क्वेश्चन है पिछले पेपर का आपका, सेम क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रदान करता है? 5 सेकंड का समय है, आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो इसको आंसर सही से कर पाएंगे। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक जो न्याय प्रदान किया गया है, वो आपका किसके अंतर्गत दिया गया है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। कौन सा? भाग 4, भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में टीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारत में सभी नागरिकों को समान आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान कराया गया है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, कौन सा सही हो जाएगा? ही सही हो जाएगा। और भाग, संविधान में एक और बात कही गई है कि संविधान के भाग 3 और भाग 4 को मिलाकर संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। भाग 3 और भाग 4 को मिलाकर क्या कहा जाता है? उनको संविधान की आत्मा और संविधान की चेतना। ठीक, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 23। 24 क्या कहता है हमारा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? देखिए, एक, मैं जब आप पॉलिटी की क्लासेस को पढ़ेंगे तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर आई बटन आ रही होगी, आई बटन पे भी क्लिक करके आप लोग उस वीडियो पे चले जा सकते हैं, उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो आपका
तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो आप लोग खुद बता दीजिए कि वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, अगर आपने पॉलिटी की वीडियोस देखी हैं। तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 40 है, ठीक है, वो राज्यों के, ठीक है, राज्यों में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अब ग्राम पंचायतों से संबंधित एक समिति भी है जिसको बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित वो समिति है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 ये आप लोग देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। पूछता है देखिए क्वेश्चन आ गया इतनी जल्दी। पूछा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जो विचार पेश किया था वो पेश किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक। और इसका गठन हुआ था 1956 में, 1956 में। और त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब क्या है कि एक ग्राम, ठीक है, उसके बाद खंड, ठीक, उसके बाद जिला, ठीक। ग्राम में क्या हो? ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, ठीक। खंड में क्या हो? खंड में क्या हो आपका? पंचायत समिति हो, पंचायत समिति हो, ठीक है। और जिला में क्या हो? आपकी जिला परिषद हो, जिला परिषद हो, ठीक है। तो ये सुझाव दिया था और इसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी कब? 1957 में, 1957 में, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट थी, ये त्रिस्तरीय पंचायत वाला जो जो प्रोफार्मा था, ये लागू भी हुआ, ठीक है। कब लागू हुआ? 1958 में, ठीक। तो 3 साल में ये पूरी कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है स्विच चालू होने पर, लेकिन इसमें टाइपिंग एरर हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो लग गया है वो है स्विच बंद होने पर, स्विच बंद होने पर, ठीक है। स्विच बंद होने पर ही सही ऑप्शन है इसका, ठीक। तो जब स्विच जब क्लोज होगा तभी बिजली के सर्किट में बिजली प्रवाह होगी, ठीक है। 26 का बी आंसर सही है। 27 की ओर चलते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा की होती है एम्पियर, ठीक है। और इसकी जो एसआई मात्रक प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इसकी होती है ओम। ओम, ओम कैसे साइन बनाते थे मैं भूल गया, इसको ओम लिखते हैं, ठीक है, ओम। तो ओम जो है प्रतिरोध की एसआई इकाई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 5 सेकंड का समय, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफाइन करने वाला नहीं है। आप लोग बता दीजिए, चूंकि ये आया था पेपर में क्वेश्चन इसलिए मुझे डिस्कस करना था। तो बता दीजिए इसका किस सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में फटाक से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड के कारण ही क्या होता है, नींबू का स्वाद होता है वो खट्टा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 गायब है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहते हैं? त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अंतचर्म। अंतचर्म भाई, अंतचर्म का मतलब क्या होता है? अंदर का, ठीक है। एंडोडर्मिस, ठीक। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस तो नहीं कहलाती है, ठीक। डर्मिस, चर्म मतलब त्वचा, त्वचा, ठीक है। डर्मिस ये भी नहीं, ठीक। विशिष्ट त्वचा, स्पेशल डर्मिस। अब स्पेशल डर्मिस ये तो हम लोग बायो में देखेंगे जब भी कोई बायो को टीचर मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, आदि चर्म, ठीक है। एपिडर्मिस जो बाहरी त्वचा होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। तो बाहरी त्वचा को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा? बी सही हो। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? भारत के उस राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया है? ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा, राज्य जो है स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है? नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेजिडेंट। ठीक है, बताइए। तो देखिए
ये आपका जो है किसने अ, किस राज्य का है बता दीजिए फटाक से। ठीक, ये है आपका गुजरात राज्य से संबंधित। ठीक है, गुजरात से संबंधित है और गुजरात के जो सीएम है आपके वो कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। ठीक, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अशोक गहलोत हैं। 2021-22 का जो बजट इन्होंने पेश किया है उसमें इन्होंने कहा है कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? गुजरात इसका सही आंसर है शायद। आई थिंक मुझे भी डाउट हो रहा है इसका आंसर में गुजरात है या राजस्थान। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये होमवर्क है। अगर नहीं होता है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो गुजरात है आई थिंक। ठीक, 32 देखते हैं हम लोग। 32 क्या कहता है हमारा? यार क्वेश्चन इधर उधर हो रखे हैं थोड़े से, और भी नहीं आ। 34 यहाँ पे 34 क्या कहता है? टोक्यो पैरालंपिक्स में 2021 में किसको भारतीय दल ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया है? देखिए, पहले जो था भारतीय पहला ओलंपिक्स उसमें जो है क्या किया गया था? टेकचंद। टेकचंद नाम ध्यान रखिएगा। टेकचंद को भारतीय फ्लैग बियरर के रूप में नामित किया गया था, लेकिन टेकचंद को क्या हुआ था कि ये कोविड पॉजिटिव हो गए थे। कोविड पॉजिटिव हो गए थे। ठीक है, इस वजह से ये जो जो ध्वजारोहण की प्रक्रिया थी इसके लिए किसको नामित किया गया था? तो आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है। टेकचंद आपको मिलेगा अगर आप लोग इसको सर्च करेंगे तो टेकचंद नहीं थे, ये जो है किसी और ने किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मरियप्पन थंगवेलु, हु हैज बीन नेम्ड द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स 2021। ठीक है, तो मरियप्पन थंगवेलु जो है फ्लैग बीरर थे पैरालंपिक्स 2021 में भारत की तरफ से है। और पहले टेकचंद थे, टेकचंद को कोविड हो गया था, दैट्स वाई जो है ये जो है फ्लैग बीरर नहीं थे। 20 इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही। ठीक है, 34 हो गया। 35 देखते हैं। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? चलिए 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग सुकन्या समृद्धि की ब्याज दर क्या है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अगर आप लोगों ने करंट अच्छे से पढ़ा होगा तो ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी जो जो खाते की ब्याज दर जो थी वो 7.6% थी। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर ए वाला 35 में। 36 में देखते हैं। 36 आपका क्या कहता है? भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। उस बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम क्या है? देखिए, आपको पता होगा कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री अभी जो है भारतीय सेना के कश्मीर के एक फायरिंग रेंज में जो है विजिट करने गई थी। बहुत मतलब एक बहुत अच्छी संस्कारी महिला थी पहले वो। ठीक है, फिर उसकी बाद में एक मूवी आई डर्टी पिक्चर नाम से। डर्टी पिक्चर नाम से मूवी आई, फिर तब से वो मुझे डर्टी लगने लग गई। ठीक, तो वो कौन थी? विद्या बालन जी थी आपकी। ठीक है, इमरान हाशमी के साथ में आपने इन्हीं की मूवी देखी होगी, कौन सी मुझे याद नहीं। ठीक, तो विद्या बालन ही जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, विद्या बालन इसका सही आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, विद्या बालन के नाम पे जो है एक फायरिंग रेंज का नाम रखा हुआ है इन लोगों ने। 34 हो गया आपका। 37 देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस में टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं मुझे लग रहा है, मैं उनको बोलूंगा सर से कि चेक कर लें एक बार दोबारा। ठीक है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? तो ठीक है, तमिलनाडु के इस समय सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम है इस समय आपके, क्या बोलते हैं, एम के स्टालिन में भी। ठीक है, स्टालिन। तो इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, को क्रॉस चेक करना है आपको। लेकिन यहाँ पे जो राजनीतिक दल जीता है वो जीता है डीएमके, जिसको बोलते हैं द्रविड़ मुन्नेत्रा कजगम, ये पार्टी का नाम है। ठीक है, द्रविड़ मुन्नेत्रा कजगम, यही पार्टी की सरकार बनी है 2021 में तमिलनाडु में। ठीक है, और ये पार्टी जो है कब बनी थी? ये बनी थी 17 सितंबर 1949 को। तो काफ़ी पुरानी पार्टी है, 1949 लगभग भारत आज़ादी के बाद बन गई थी। 38 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? देखो दोस्तों, इसमें ना
तो इस क्वेश्चन में ना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ लोगों को, क्योंकि अभी तक चल क्या रहा था आपका, डेनमार्क चल रहा था। अब डेनमार्क आ गया तीसरे नंबर पे, ठीक। दूसरे नंबर पे आ गया आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। पुर्तगाल का तो नंबर ही नहीं पता। अब आपका जो इसमें पहले नंबर पे था वो था आइसलैंड, ठीक है। पहले नंबर पे कौन था? आइसलैंड। तो आइसलैंड आप जो है आपका किस नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है, ठीक। आइसलैंड है फर्स्ट पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, ठीक। दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पे है आपका डेनमार्क। तीसरे नंबर पे है डेनमार्क। पुर्तगाल का मुझे याद नहीं, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। डेनमार्क जो है वैश्विक शांति सूचकांक, जिसको वर्ल्ड पीस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसमें जो है आइसलैंड पहले नंबर पे है, ठीक है। और भारत की अगर हम लोग बात करें, भारत की बात करें तो 135वीं रैंक है भारत की, इंडिया की। शांति में, इंडिया में शांति नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे। 135वें स्थान पर उठाकर फेंक दिया है। कितनी कंट्रीज में? ज्यादा कंट्री भी नहीं है, ज्यादा कंट्री भी नहीं है। कुल कितनी? 165 कंट्रीज के बीच का डाटा है, मतलब 20 स्थान पीछे हैं हम। अगर 20 स्थान आगे चले जाएं तो पीछे से टॉप कर लेंगे, ठीक है, पीस इंडेक्स में। तो सुधारने वाली हरकत है ये। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है हमारा, ये देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग पढ़िए जब तक। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है हमारा कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सिंपल आंसर है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। जल्दी से बता दीजिए। तो इसको लागू किया है तेलंगाना सरकार ने, ठीक है। ये इसका जो 40 का आंसर है वो है ए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 क्या कहता है हमारा, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? देखिए, जब हम लोग जापान की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, ठीक है। आंसर बता देना आप लोग, 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास भी, आप लोग जल्दी से बात कर लीजिए, ठीक। जापान को कहते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। और भूटान को बोलते हैं क्या? भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। 41 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी। भूटान को हम लोग क्या बोलते हैं? किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, इसको बोलते हैं भूटान को। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जापान को किस नाम से जानते हैं, तो द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य का देश, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश भी पूछ सकता है हिंदी में। चाहे रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? ठीक है। बांग्लादेश? भाई नहीं है, बांग्लादेश की तो नहीं है। म्यांमार? नहीं है। बर्मा? ध्यान आ गया होगा आपको। एक ऑप्शन बचा सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर है 42 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ना डिस्कस करने वाले हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 43, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा पहले बता दो। सबसे बड़ा है आपका राजस्थान, सबसे बड़ा है राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना, ठीक है। भारत का कौन सा नंबर है इसमें? 7वां, ठीक। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। तो इसमें कौन सा राज्य है? मेघालय ना, सिक्किम ये भी नहीं, ठीक है। मिजोरम ना, ये भी नहीं। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं ये गोवा, गोवा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के प्रत्येक साल 2/3 सदस्य क्या होते हैं, वहां से रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो कितने साल का कार्यकाल होता है? तो आप लोगों को पहले तो बात तो ये जान लेनी चाहिए कि राज्यसभा में जो
राज्यसभा में टोटल कितने लोग होते हैं? 248, जिनमें से क्या 12 कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड। और ये 12 आते कहाँ से हैं? ये विभिन्न क्षेत्रों के लोग होते हैं, जैसे कला के क्षेत्र के, संगीत के क्षेत्र के, लिटरेचर के क्षेत्र के, खेल के क्षेत्र के। ऐसे लोगों को कौन राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है? कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को भी सरकार कभी कभी नॉमिनेट कर देती है जो कभी राज्यसभा में जाते भी नहीं है। ये बड़ी गलत चीज है। ठीक है, ठीक है। और अगर हम करंट की बात करें तो इस समय सभापति कौन है भाई? बता दो जरा हमको, सभापति कौन होता है बताइए? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और अगर हम बात करें यहाँ पर विपक्ष का नेता कौन है? ये कांग्रेस के हैं विपक्ष के नेता जो हैं, इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। का नाम क्या है? मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे इनका जो है नाम है। ठीक है, ये विपक्ष के नेता हैं। ठीक, लेकिन अगर इसकी बात की जाए, इसमें इस राज्यसभा का सदस्य बनने की वो क्या होती है, न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 ईयर होती है। और इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो। 5 मिनट 5 सेकंड का टाइम है, 5 मिनट नहीं। 8 वर्ष तो भाई किसी की नहीं होती है, 2 वर्ष भी किसी की नहीं होती है। हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य रिटायर जरूर होते हैं। ठीक है, 4 वर्ष ये भी नहीं। आज सर इसका कौन सा सी सही हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष होती है। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 45 हम लोग देखेंगे, 45 हमारा क्या कहता है? 45 देखिए, फिर से वही प्रॉब्लम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इंटरनेशनल जो आपकी जुडिशरी है वो कहाँ है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है आपका? तो देखिए, इसका उद्घाटन हुआ था कब आपका? 18 अप्रैल 1946 को। कब हुआ था ये मैं आपको बता दूं, 18 अप्रैल 1946 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक, कहाँ पे? कहाँ पे हुआ था? पीस पैलेस में हुआ था। कहाँ पे? पीस पैलेस में हुआ था। ये भी लो बता दिया। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा? लो 5 सेकंड का टाइमर भी दे दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? 46 का पीस पैलेस में इसकी स्थापना हुई थी। कितने सदस्य थे ये भी बता देता हूँ। 193 देश इसके सदस्य हैं, इंटरनेशनल जुडिशरी के, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। ठीक है, तो बताइए इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है? तो ये है पीस पैलेस द हैग में। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सही है वो है बी, हैग में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं गुजरात में। गुजरात में कोई मूर्तिकला स्थित नहीं है, उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपको जो है क्या, एलोरा की गुफाएं, एलोरा जनता की गुफाएं देखने को मिलेंगी। खजुराहो के मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, 5 सेकंड का समय है, मैं ही बता दिया आंसर। तो भाई हो गया, मध्य प्रदेश आपका इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 47 का। ठीक है, 48 की बात करते हैं। 48 देखिए, पहला ये क्वेश्चन आएगा नहीं, मुझे लग गया। 49 क्वेश्चन क्या कहता है? 49 क्वेश्चन भी नहीं है मुझे लग रहा है। 50, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? देखिए, सीएफसी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी की सभी आपकी जो है क्या है, हरित गैसें हैं, जिनको ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। नाइट्रस, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड दिया होता तो ये ऑप्शन आपका ये भी सही हो जाता। ठीक है, लेकिन दिया नहीं। अब 5 सेकंड का टाइम है, अभी भी आंसर बता दो। आंसर क्या होगा कमेंट में कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और शेयर भी कर देना अगर डिस्क्रिप्शन पसंद आया हो इसका थोड़ा सा तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अगर यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड होता तो वो होती है, नाइट्रोजन नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों, तो दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, तो ये तो हो गई आज की सारी बात। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कब वो बात करते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अब जहां पर हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे हिस्ट्री के क्लास में। ठीक है, वीडियोस के लिंक आपको, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की ये सीरीज ए का क्वेश्चन पेपर था जो सेकंड शिफ्ट थी। अब सीरीज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है, 8 सीरीज थी। 8 सीरीज में से ये किसी भी सारी सीरीज में ये सारे क्वेश्चंस थे। शिफ्ट 2 में सारे क्वेश्चन सेम थे हर सीरीज के।
तो आप घबराइए नहीं, सारे क्वेश्चंस आपके ही हैं, बस आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। और जो 60 के आसपास 50 के आसपास भी छू रहे हैं चीज़ें, तो लेखपाल की तैयारी करना शुरू कर दो। वीडियो चैनल पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंशियंट हिस्ट्री का वीडियोस का सेशन अभी चल रहा है, मैं वीडियोस फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए आपको करना क्या है, मन लगा के पढ़िए, खूब जोश में पढ़िए, ठीक है। तो आप सभी को तो मैं एक थोड़ा-सा मोटिवेशनल एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, ज़माना सिर्फ़ उड़ान देखता है, ज़माना सिर्फ़ उड़ान देखता है। योर टाइम विल कम, जस्ट वेट एंड वॉच एंड ट्राई टू डूइंग स्ट्रगल, ठीक है? स्ट्रगल करते रहो अपनी ज़िंदगी में और आपका समय ज़रूर ही ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है, अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम अकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद।